आज हम हाइपोथेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करेंगे कि हम हाइपोथेसिस को किस तरीके से टेस्ट करते हैं। मेरे ख्याल में अब हमने रिसर्च का पूरा ही ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। ये थोड़ी चीज़ें बची हैं जिसको कि हम एक या दो वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग दो तरीके से होती है, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। देखो, पैरामेट्रिक जो टेस्टिंग है वो क्या है कि जब हमारे पास पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है, यानी हमारे पास हमें पूरा पता होता है, डाटा हमारा एनपीसी में है ना, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में आ सकता है, हमें उसका मीन मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी पता है, हमें उसका डेविएशन पता है ना। तो जब हम यानी हम हमें जब किसी पॉपुलेशन की या सैंपल की पूरी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन पता होती है और उस स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को हम जो भी टेस्ट लगा रहे हों उस टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो यानी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो जो हमारा जो टेस्ट होता है वो हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाता है। वहीं जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है वो टेस्ट होता है जिसमें कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन नहीं होती। जब हमारे पास स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन नहीं होंगी, सेंट्रल टेंडेंसी का नहीं पता होगा, हमें डेविएशन का नहीं पता होगा, तो जाहिर सी बात है कि हम जो इंफॉर्मेशन है वो अप्लाई नहीं कर सकते टेस्ट में। और जब अप्लाई नहीं कर सकते तो ये इस तरीके का जो टेस्ट है वो हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाता है। अब क्या होता है कि जो ये पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, ये इसका अगर डाटा को हम लें तो वेल शेप में कर्व आएगा, जबकि हम जो क्वांटिटेटिव जो हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसको अगर हम कर्व को डालें तो वो स्क्यूड आएगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। फिर ये क्वांटिटेटिव होता है क्योंकि हम इसको टेस्टिफाई कर सकते हैं पैरामेट्रिक को, जबकि नॉन पैरामेट्रिक को हम टेस्टिफाई नहीं कर सकते, इसलिए क्वालिटेटिव होता है। अब चूंकि इसको हम क्वांटिटेटिव डाटा होता है, तो हम इसको जो है वो जो हमारे स्केल होते हैं ना, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो, तो हम इंटरवल और रेशो में ला सकते हैं। अगर आपको याद हो तो नॉमिनल और इंटरवल में, नॉमिनल में है जिसमें कि सारी विशेषताएं होती है, बस एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, और रेशो में एब्सोल्यूट जीरो भी होता है साथ में। तो हम नॉमिनल हम इंटरवल और रेशो में हम ला सकते हैं, लेकिन वो नॉमिनल और ऑर्डिनल में ही रहते हैं नॉन पैरामेट्रिक वाले, क्योंकि वो क्वालिटेटिव होता है। फिर पॉपुलेशन की सारी इंफॉर्मेशन होती है पैरामेट्रिक स्केल में, जबकि उसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसीलिए हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है वो उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। क्या है कि इसमें चूंकि कुछ एजम्पशंस को हम पॉपुलेशन के बारे में कुछ एजम्पशंस हम बना सकते हैं, है ना, लेकिन जो नॉन पैरामेट्रिक होती है उसमें कोई किसी भी तरीके की कोई एजम्पशन नहीं बना सकते, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती। जनरली जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उसमें या तो मीन का कंपैरिजन होता है या एसडी का कंपैरिजन होता है, लेकिन जो इसमें है नॉन पैरामेट्रिक में या तो परसेंटेज होती है और या फिर प्रोपोर्शन के बारे में दिया हुआ होता है, प्रोपोर्शन के बारे में जानना होता है। अब ये एक चार्ट है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। देखिए, क्वांटिटेटिव टेस्ट है और इसमें अगर एक ग्रुप होता है ना, तो अगर एक ग्रुप होता है तो हम इसमें जो है वो टी टेस्ट अप्लाई करते हैं अगर एक ग्रुप है ना। और अगर दो ग्रुप होते हैं और जो हमारा डाटा होता है वो 30 से ज़्यादा होता है, तो जेड टेस्ट अप्लाई करते हैं। दो ग्रुप, मान लो हमने जो है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स का ले लिया, पहला ग्रुप था तो उसमें केवल हमने एक ही बॉयज़ का ले लिया या एक ही मान लिया, है ना, हमने स्टूडेंट ले लिया केवल, तो हम जो पेयर्ड है उसमें टी टेस्ट यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास दो ग्रुप हैं जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स के, तो हम और टी से ज़्यादा एन जो है वो 30 से ज़्यादा है टोटल नंबर ऑफ जो डाटा है, तो हम यानी टोटल नंबर ऑफ जो हमारे सैंपल हैं, तो हम जेड टेस्ट यूज़ कर लेते हैं। और अगर कहीं दो ग्रुप से ज़्यादा होता है तो हम एनोवा टेस्ट यूज़ करते हैं। अब एनोवा टेस्ट में भी दो तरीके से है, वन वे या टू वे।
वन वे का मतलब ये है कि अगर हमारा जो डाटा है वो क्या है कि वन वे जो हमारा एनोवा टेस्ट है उसमें अगर हमारा वन वेरिएबल है और दो ग्रुप से ज़्यादा है तब हम इसको टेस्ट यूज़ करते हैं। और अगर हमारा टू वे एनोवा टेस्ट है कि अगर हमारा जो ग्रुप है वो वन वेरिएबल से ज़्यादा है उसमें, और हमारा जो ग्रुप है वो दो ग्रुप से ज़्यादा है, तो हम वहाँ टू वे एनोवा टेस्ट अप्लाई करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारा स्टूडेंट्स हैं और उनका कुछ ग्रुप बना हुआ है, जैसे 1 2 3, इसके आधार पे हम अगर कंपेयर कर रहे हैं तो ये हमारा वन वे एनोवा टेस्ट हो जाएगा। और अगर हमारा बॉयज़ एंड गर्ल्स दो हमारे बने हुए हैं और तीन उसमें ग्रुप में हमें कंपैरिजन करना है, तो ये हमारा टू वे एनोवा टेस्ट हो जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब क्या है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है कि अगर हम एक ही ग्रुप हमारे पास होता है तो हम मैक नीमा टेस्ट यूज़ करते हैं या फिर साइन टेस्ट यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास दो ग्रुप होते हैं तो दो ग्रुप देखो इसे दो पार्ट्स में बांट लेते हैं जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, या तो एक ग्रुप हो और या फिर मोर देन वन ग्रुप हो, है ना। तो दो ग्रुप या उससे ज़्यादा हैं तो हम जो है उसमें काई स्क्वायर टेस्ट लेते हैं। अब अगर काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो हमारा जिसमें जो नंबर ऑफ सैंपल है या नंबर ऑफ केसेस हैं, नंबर ऑफ डाटा है वो 30 से ज़्यादा है ना। अब अगर हमारा दो ग्रुप से दो या दो से ज़्यादा हैं तो हम उसमें काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं। तो काई स्क्वायर टेस्ट में भी यानी आप ये समझो कि अगर उस दो ग्रुप में अगर ऐसा है कि हमारा जो डाटा है वो 30 से कम है और जो सेल्स हमारे बन रहे हैं वो भी हमारे 5 से कम है, उसके नीचे के जो सेल्स हैं वो भी अगर 5 से कम है तो हम उसमें फिशर टेस्ट लगा लेते हैं, फिशर एग्जैक्ट टेस्ट। लेकिन अगर हमारा डाटा 30 से ज़्यादा का है और जो सेल बन रहे हैं वो भी 5 से ज़्यादा के हैं तो हम उसमें काई स्क्वायर टेस्ट लगा देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करेंगे हम कुछ वैल्यूएबल जर्नल्स जहां आप अपने रिसर्च आर्टिकल डाल सकते हो। वैल्यूएबल जर्नल्स इसलिए कहूँगी कि अक्सर पहचानने में हमसे गलती हो जाती है और हम ये नहीं समझ पाते कि आखिर हम किस जर्नल्स को इम्पोर्टेंस दें, है ना। कितना इतना मेहनत हम रिसर्च आर्टिकल बनाने में करेंगे तो कौन से जर्नल्स को हम अप्लाई करें जो कि हमारे लिए प्रोफेशनली हमारे लिए बहुत अच्छा रहे, जिसकी की वैल्यू हमारे उसमें सीवी में बढ़ जाए, हमारे सीवी की वेटेज बढ़ जाए, है ना। तो वैल्यूएबल जर्नल्स को देखने के लिए हम तीन चीज़ों को देखते हैं, एक तो इंडेक्सिंग और एक उसका इंडेक्स फैक्टर और एक उसका साइट स्कोर। जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग मतलब दो तरीके की इंडेक्सिंग के अंदर हम देखते हैं कि जर्नल्स हम होना चाहिए, या तो स्कोपस या एससीआई। अगर स्कोपस और एक्ससीआई के वैसे तो ये कहते हैं यूजीसी के अंडर में होना चाहिए, लेकिन स्कोपस और एससीआई ऐसे दो नेम हैं जिसके अंडर में अगर आप जर्नल्स होंगे और उसमें आप अपना रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करेंगे तो ग्लोबली आपको वेटेज मिलेगा, ग्लोबली आपका रिकॉग्निशन बढ़ेगा, आपके जो रिसर्च आर्टिकल है उसका साइटेशन के लिए उसमें हेल्प मिलेगी, ग्लोबली हेल्प मिलेगी, है ना। तो एक तो ये इंडेक्सिंग देखना चाहिए, फिर उसके बाद इसका इंडेक्स फैक्टर देखना चाहिए। अब इंडेक्स फैक्टर किस तरीके से देखते हैं उसकी बात करते हैं। तो जो रिसर्च आर्टिकल है, कोई भी रिसर्च आर्टिकल देखने के लिए हम तीन चीज़ों को देखते हैं। एक तो उसका इंडेक्सिंग क्या है, दूसरा उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, तीसरा साइट स्कोर क्या है। इंडेक्सिंग जो है वो हमें ये बताता है कि देखिए अगर हम ग्लोबली, वैसे तो ये कहा जाता है कि यूजीसी के अंडर में जितनी भी हमारे जर्नल्स हैं उनमें अगर हम रिसर्च आर्टिकल डालते हैं तो भी वो वैल्यूएबल है, लेकिन अगर आपको ग्लोबली अपना रिसर्च आर्टिकल डालना है तो दो क्राइटेरिया याद रखिए, या तो स्कोपस हो या एससीआई हो। स्कोपस और एससीआई के अंडर में जो जर्नल्स होते हैं उन्हें ग्लोबली
रिकॉग्निशन मिलता है, यानी आपकी साइटेशन, आपके जो रिसर्च आर्टिकल है उसको साइटेशन में आने के बहुत ज़्यादा ग्लोबली चांसेस होते हैं, है ना। तो एक तो इंडेक्सिंग देख लेनी चाहिए, दूसरा जो है वो इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में कहा जाता है कि वैसे तो बहुत तरीके से इम्पैक्ट फैक्टर निकाले जाते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि रिकॉग्निशन वही होता है जो कि थॉमस र्यूशन द्वारा जो कैलकुलेशन किया जाता है, थॉमसन र्यूसन द्वारा जो कैलकुलेशन किया जाता है, वही उस इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो वैलिड माना जाता है। मतलब जनरली उसी को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब उसको निकालते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए किसी जर्नल्स ने साल भर में 100 आर्टिकल पब्लिश किए, और 100 आर्टिकल्स में उसकी आप समझ लीजिए कि मान लीजिए 10 साइट्स मिली, या मान लीजिए 90 साइट्स उसके जो रिसर्च आर्टिकल थे उनको साइटेशन मिली, 90 साइटेशन मिली। तो जो उसका वो होगा इम्पैक्ट फैक्टर, वो होगा 90/100। तो ये हो गया 0.9। 90 क्या है? जो जितनी साइटेशन उस रिसर्च आर्टिकल की मिली, है ना, मतलब साइटेशन के तौर पे उन रिसर्च आर्टिकल्स को रखा गया, और वो साल भर में 100 रिसर्च आर्टिकल थे। तो 90/100 यानी 0.9 इसका इम्पैक्ट फैक्टर हुआ। अब यही चीज़ ऑलमोस्ट जो है वो साइट स्कोर में होती है। जहाँ हम इम्पैक्ट फैक्टर 1 साल का लेते हैं, वहीं साइट स्कोर जो है वो हम 3 साल का लेते हैं। 3 साल में अगर मान लीजिए कि 200 पेपर पब्लिश हुए या 400 पेपर पब्लिश हुए, और 500 बार आपका जो है वो साइटेशन लिया गया, मतलब आपको बार बार आपका जो है वो आपको साइटेशन मिले हैं, तो जो हमारा साइट स्कोर है वो 500/200 या 400 हो जाएगा। चलिए, अब एक बात क्लियर हो गई कि जब भी हम कोई जर्नल्स चूज़ करें तो उसकी वैल्यूएबल कितना जर्नल है वो, उसके लिए 3 चीज़ें देखी जाएंगी। इंडेक्सिंग, जो कि ये देखेंगे कि वो स्कोपस के अंडर में आ रहा है या एससीआई के अंडर में आ रहा है। दूसरा हमारा इम्पैक्ट फैक्टर, और तीसरा साइट स्कोर। इम्पैक्ट फैक्टर में हम देखेंगे कि 1 साल में उस जर्नल्स के कितने साइटेशन लिए, कितनी बार साइटेशन हुआ है, 1 साल में कितने जर्नल्स पब्लिश किए, कितना उसका साइटेशन हुआ, और साइटेशन अपॉन टोटल रिसर्च आर्टिकल, इसका कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल देंगे। जो हमारा साइट स्कोर है उसमें हम जो 3 साल में जितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए इस जर्नल में, और कितनी बार उसके जो रिसर्च पब्लिकेशंस थे, जो आर्टिकल्स थे, उनको साइटेशन के तौर पर यूज़ किया गया, वो उनका जो रेशो है वो लेके, जो भी रेशो हमारे पास आएगा वो रेशो लेकर कैलकुलेट कर देंगे। तो इस तरीके से जितना भी हाई होगा ये, उतना ही हमारा जो जर्नल है वो वैल्यूएबल होगा। ऐसे हम जर्नल चूज़ करते हैं अपने रिसर्च आर्टिकल को पब्लिश कराने के लिए। अब यहाँ से हम ऑथर और रिसर्च इंडेक्सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ऑथर और रिसर्चर इंडेक्सेशन का मतलब ये है कि मतलब आप लोग जब, या हम लोग जब रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, तो हमें अपने इंडेक्स को ध्यान में रखना चाहिए, उसकी वैल्यू, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ानी चाहिए, उसकी क्वालिटी इतनी बढ़ानी चाहिए कि हमारे इंडेक्स में वैल्यू आ जाए, है ना। ये क्या होता है कि ये हमारे सीवी में वेटेज बढ़ाता है, आपका एपीआई स्कोर बढ़ाता है, और एपीआई स्कोर बढ़ता है तो वेटेज बढ़ता है, आपका सीवी की वैल्यू बढ़ती है ना। आप उतने ही मूल्यवान बनते हैं, आप उतने ही वैल्यूएबल बनते हैं अगर आपका इंडेक्सेशन जितना अधिक होता है। तो 3 तरीके के इंडेक्स हम देखते हैं। एक तो देखते हैं I10, एक जी इंडेक्स, और एक हाई इंडेक्स, एच इंडेक्स। I10 इंडेक्स जो है वो गूगल स्कॉलर सर्च किया था, और ये क्या करता है, देखिए एक एग्जांपल मैंने दे रखा है, जिसमें कि हमारे आर्टिकल हैं 5, और सपोज किसी ऑथर के आर्टिकल हैं 5, और उसके जो साइटेशन है, साइटेशन का मतलब ये हुआ कि कितने बार उसके जो रिसर्च आर्टिकल था उसकी चीज़ों को रेफरेंस के तौर पर यूज़ किया गया, उसके जो आर्टिकल था उसके पैराग्राफ या उसके रेफरेंस को लिया गया कितनी बार, है ना। तो एक आर्टिकल, उसका पहला जो आर्टिकल था उसको 10 बार साइटेशन हुआ, दूसरे का 15, तीसरे का 2 बार, चौथे का 5 बार, और 5वें आर्टिकल जो था उसका 20 बार साइटेशन हुआ।
जितना अधिक साइटेशन होता है उतना ही मूल्यवान हो जाता है आपका रिसर्च आर्टिकल। तो आई इंडेक्स जो गूगल स्कॉलर है वो आपको ये बताएगा कि अगर 10 से ज़्यादा आपका साइटेशन लिया है तो वो उसको काउंट करेगा। जैसे इसमें आई 10 जो है वो 2 है, क्योंकि 15 और 20 ऐसे हैं जिनको कि साइटेशन यानी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 5 इसको वो कोट करेगा, और आपका जो आई 10 है वो 2 देगा। अब जी इंडेक्स है, जी इंडेक्स जो है वो एक तरीके से एवरेज होता है। इसमें क्या करते हैं, जितने साइटेशन आपको मिले हैं उन सबको जोड़ के और टोटल जितने आर्टिकल हैं आपके उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ जब जोड़ा तो 10 प्लस 15 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 20 करके आया, और इस तरीके से हमारा 10.4 इसका आया। और एच इंडेक्स जो है वो आपका वो इंडेक्स है जिसे हाईएस्ट इंडेक्स भी कहते हैं। हर्ष ने 2005 में HIRSCH, हर्ष उसके नाम पे ही ये पड़ा, HIRSCH। हर्ष ने इसको, हर्ष बोलते हैं वैसे तो, हर्ष ने इसको 2005 में इंट्रोड्यूस किया था। मोस्टली इसी से लिया जाता है एच इंडेक्स। तो हाईएस्ट साइटेशन लिए जाते हैं, तो हाईएस्ट साइटेशन जो आपके जो हाईएस्ट होते हैं उन साइटेशन को काउंट कर लिया जाता है। ज़्यादातर ये जो डबल वो होते हैं यानी 2 अंकों में जो होते हैं उन साइटेशन उनको कोट कर लिया जाता है।